करने और उनके संरक्षण के लिए 1982 में यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक कार्य दल का गठन किया जिसका नाम है UNWGIP यानी यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनियस पॉपुलेशन। UNWGIP की पहली बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई थी। यूएनओ द्वारा हर साल 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस अपने कार्यालय में और अपने सदस्य देशों में मनाने का निर्देश दिया गया। मूल निवासियों को हक अधिकार दिलाने और उनकी समस्याओं का निराकरण, भाषा, संस्कृति, इतिहास के संरक्षण के लिए यूएनओ की महासभा द्वारा 9 अगस्त 1994 को जेनेवा शहर में विश्व के मूल निवासी प्रतिनिधियों का विशाल और विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस का सम्मेलन आयोजित किया गया। मूल निवासियों की संस्कृति, भाषा, उनके मूलभूत हक अधिकारों को सभी ने एक मत से स्वीकार किया और उनके सभी हक अधिकार बरकरार रहे इस बात की पुष्टि कर दी गई। इसके अलावा यूएनओ ने हम आपके साथ हैं ये वचन मूल निवासियों को दिया। यूएनओ ने व्यापक चर्चा के बाद 21 दिसंबर 1994 से 20 दिसंबर 2004 तक प्रथम मूल निवासी दशक और हर साल 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिवस मनाने का फैसला लिया और विश्व के सभी देशों को मनाने के निर्देश दिए। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। तो साथियों, अमृत महोत्सव चल रहा है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। 15 अगस्त नज़दीक है और इसी 15 अगस्त के पहले 9 अगस्त पड़ता है जो कि आज है। और 9 अगस्त को भारत के इतिहास में अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है और इसी दिन भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लेकिन एक आंदोलन और था जिसे लंबे समय से भुलाया गया है और जो एक बहुत बड़ी आबादी के लिए है, लेकिन उस आबादी को अभी तक पता ही नहीं है कि मूल निवासी दिवस, विश्व मूल निवासी दिवस भी आज है। 9 अगस्त 1982 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक कार्यदल की स्थापना किया था और उस कार्यदल की बैठक हुई थी। कार्यदल का नाम था UNWGIP, यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप इंडिजिनस पॉपुलेशन। तो इस कार्यदल की बैठक 9 अगस्त 1982 की हुई थी और उसी समय से हर साल विश्व मूल निवासी दिवस मनाया जाता है। लेकिन हमारे देश में लगभग 40 साल हो गए, अभी इसके बारे में भनक नहीं है। हमारे देश में उस समय कांग्रेस की सरकार थी और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये दोनों सरकारें हमेशा से ब्राह्मणवादी, मनुवादी सरकारें रही हैं और इन्होंने कभी भी नहीं कोशिश किया जानने की कि आदिवासियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों के हितों के बारे में सोचा जाए, इनके मानवाधिकारों की सुरक्षा के बारे में सोचा जाए और इनकी संस्कृति, इनके कल्चर, इनके पिछड़ेपन, इनके शोषण, इनके अत्याचार, इनके ऊपर जो अत्याचार सदियों से हो रहा है उसे दूर करने की कोशिश की जाए। ऐसी कोशिश भारत सरकार ने कभी नहीं की और संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसी कोशिश अगर की और कार्यदल की स्थापना किया और एक नहीं 2 बार मूल निवासी दशक मनाया गया। 1994 से लेकर के 2004 तक और 2004 से लेकर के 2014 तक मूल निवासी दिवस मनाया गया दुनिया के देशों में, लेकिन हमारे यहां किसी को भनक तक नहीं मिली इस बात की। तो साथियों, आदिवासियों से, जनजातियों से, पिछड़ी जातियों से हमारे देश की सरकारों का कितना सरोकार रहा है और इनके हितों के बारे में हमारी सरकारें कितना चिंतित रही हैं और कितना प्रतिबद्ध रही हैं, इसे आपने अच्छी तरह से देखा और समझा है। 1990 में जब मंडल आयोग लागू हुआ था तो वो संविधान के तहत ही लागू हुआ था, लेकिन उसका कितना भारी विरोध हुआ था
ऊंची जातियों के द्वारा और कितना हिंसा हुआ था, कितना आगजनी हुआ था, इसे भी आपने अच्छी तरह से देखा और समझा होगा। तो इस देश के सवर्णवादियों को लगता है कि अगर मूल निवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को अगर उनका हक मिल जाएगा तो हमारा हक छिन जाएगा। इसी डर से वे लोग हक देना नहीं चाहते हैं और आदिवासी, पिछड़ी जात के लोग, दलित समाज के लोग सब मिलाकर के बहुजन समाज नाम दिया गया है इन तीनों समुदायों को मिलाकर के। और बहुजन समाज की आबादी लगभग 85% है इस देश में, बाकी 15% में ब्राह्मण जातियों के लोग और क्षत्रिय जाति के लोग और बनिया जाति के लोग आते हैं। और आपको बता दें कि ये ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय ये मूल निवासी नहीं हैं, ऐसा प्रूफ हो चुका है। आप 2001 में 21 जुलाई 2001 का टाइम्स ऑफ इंडिया उठाइए और देखिए, उसमें पूरा डिटेल में प्रकाशित किया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यूरेशियाई हैं और इनका डीएनए यूरेशिया के निवासियों से आज भी मिलता है। लेकिन ये भाग करके आक्रमणकारी के रूप में, आतताई के रूप में हमारे देश में आए और कब्जा कर लिया, भारी जनसंहार किया, मारकाट किया, हिंसा किया, हमारे धर्म को, बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को नष्ट करने का काम किया और उसके बाद सत्ता पर काबिज हो गए। आजादी के पहले इनकी दाल नहीं गलती थी क्योंकि अंग्रेज थे और उसी समय अंग्रेजों ने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जिससे कि कुप्रथाओं का अंत किया। और उसके बाद, आजादी के बाद इन लोगों ने जिस तरह से सरकार में अपनी भागीदारी निश्चित की और सवर्णवादियों की सरकार बनती रही है, वोट बहुजन समाज के 85% लोगों का और राज 15% लोगों का, ये शुरू से रहा है, आजादी के बाद से रहा है और आज भी है। और अगर बहुजन समाज में जागरूकता नहीं आती है तो इनका राज आगे भी बरकरार रहेगा। और अब तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है। हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, दलित, पिछड़े जितने भी हैं, ये सब दोयम दर्जे के इंसान हो जाएंगे। इनकी नागरिकता छीन ली जाएगी और मूल निवासियों का उनका हक नहीं मिल पाएगा। और इसी हक दिलाने की बात आज नहीं, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और 1982 में उसने मूल निवासियों के ऊपर, विश्व के मूल निवासियों के ऊपर ध्यान दिया और कार्यदल की स्थापना किया, कार्यदल की बैठक हुई। उसके बाद 2 बार मूल निवासी दशक मनाया गया और मूल निवासियों के उत्थान के लिए, उनके शोषण को रोकने के लिए, उनकी गरीबी की और उनके जहालत को रोकने के लिए, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने पहल किया। लेकिन हमारे देश में ऐसी कोई पहल नहीं हो रही। भला हो सोशल मीडिया का, जिसके माध्यम से हमें पता चल जाता है कि मूल निवासियों का भी दिवस होता है और मूल निवासी भी इंसान होते हैं। जब तक सोशल मीडिया नहीं था तब तक लोगों को बिल्कुल नहीं जानकारी थी कि 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस होता है और इस पर मूल निवासियों को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, उनके अंदर चेतना लानी चाहिए, उनको जहालत की जिंदगी से, अत्याचार और शोषण की जिंदगी से मुक्त कराने के लिए प्रयास होना चाहिए। और इसी वजह से कि अगर मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जागृत हो जाएंगे और अपना हक प्राप्त करना चाहेंगे तो हमारा हक छिन जाएगा। इन सवर्णवादियों ने यही सोच करके और यही सोच बना करके काम किया है और यही सोच आगे भी बनाए रखना चाहती है। लेकिन सोशल मीडिया के आने से और बहुजन समाज के लोगों में जागरूकता होने से अब मूल निवासी दिवस को और दूसरे भी, जैसे बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि है, जन्म तिथि है, ऐसे बहुत से पर्व हैं जिसे कि मना करके और जिसे अपनी जिंदगी में उतार करके लोगों को सामने आना है और अपने हक के बारे में बात करना है
बात ही नहीं करना है, बल्कि अपने हक को छीनना है। देने वाले तो अपने से है नहीं। सरकार में ये लोग बने हुए हैं, इनकी संख्या 15% है, और जहालत की जिंदगी हम लोग जी रहे हैं 85% होकर के। और इन्हीं 85% की बदौलत इनकी सरकार बनती है। लेकिन हमारे समाज में, हमारे बहुजन समाज में अभी जागरूकता ही नहीं है, उनमें एकता ही नहीं है, उनमें अज्ञानता है, उनमें शिक्षा का अभाव है। इसलिए वे अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सके हैं और न प्राप्त करने की कोई चाहत है, कोई इच्छा शक्ति है। लेकिन जब अमृत महोत्सव काल में झंडा फहराने की बात आती है तो इन्हीं दलित समाज के लोगों से, इन्हीं पिछड़ी जातियों से, इन्हीं मुस्लिम समाज के लोगों को आगे कर दिया गया है। हर घर झंडा, घर घर झंडा, घर घर तिरंगा। और उसके लिए इन्हें अमृत महोत्सव काल में झंडे खरीद करके अपने घरों पर लगाना पड़ेगा। 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए तक के झंडे भी सरकार इन्हें मुहैया नहीं कर सकती, वो भी पॉलिस्टर के, प्लास्टिक के, कागज के झंडे इन्हें फहराना होगा। खादी के झंडे के बारे में संविधान में कहा गया है कि जो भी झंडा बनाया जाएगा वो खादी का झंडा होगा। लेकिन खादी का झंडा बनाने का अब समय भी नहीं है इतनी ज्यादा संख्या में, और न इसे बनाने की नीयत ही थी। अगर नीयत होती तो बहुत पहले बना लिया गया होता, और इस पे खर्चे भी आते, और खर्चे से भारत सरकार डरती है। वो चाहे अग्निपथ को वेतन देने की बात हो, अग्निपथ को पेंशन देने की बात हो, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, कोरोना से मारे गए लोगों को सहायता राशि देने की बात हो, हर जगह सरकार खर्चे में कटौती करती है और इन खर्चों को अपना खर्चा समझती ही नहीं है। और अगर कोई सरकार, राज्य सरकार कोई लोगों को सहूलियत देती है तो उसे रेवड़ी कल्चर का नाम दिया जाता है और रेवड़ी बांटने की बात कही जाती है, और इसे सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाता है और इसके खिलाफ कमेटी बनाई जाती है। तो यह है सवर्ण मानसिकता की सोच। आज भी भारत में, हमारे देश में दलित समाज की 6 महिलाओं के साथ रोज बलात्कार हो रहा है। ये हमारे आंकड़े नहीं हैं, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आंकड़े। आज भी अगर कोई बहुजन समाज का व्यक्ति अपने शादी समारोह में घोड़ी पर चढ़ता है तो उसे घोड़ी पर से कॉलर पकड़ के उतार दिया जाता है और मार डाला जाता है जान से। कौन करता है ऐसा? सवर्णवादी शक्तियां करती हैं, ब्राह्मणवादी शक्तियां करती हैं, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आज भी हमारे समाज में कोई मूछें रख लेता है तो उसकी मूछें कटवा दी जाती हैं और उसे जलील किया जाता है। आज भी बहुजन समाज में जितना अत्याचार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोग कर रहे हैं वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आए दिन रेप की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, हत्या की घटनाएं और तमाम तरह के अपराधों को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में हमें देखना है कि बहुजन समाज के लोगों में जागरूकता आनी चाहिए और शिक्षा के प्रति उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। और इस तरह के महोत्सव जो कि आते हैं साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार, उन्हें मनाना चाहिए। और ऐसे मूल निवासी दिवस जिस तरह से 9 अगस्त को है, अभी तक तो नहीं मनाया गया है, लेकिन आगे से शुरुआत इसकी की जानी चाहिए। और मूल निवासी में सिर्फ आदिवासी नहीं आते हैं, जबकि भारत सरकार सिर्फ आदिवासियों को चिन्हित करती है। अगर कभी सरकार के द्वारा मूल निवासी दिवस की बात आई है तो वो आदिवासी दिवस के रूप में बात आई है, मूल निवासी के रूप में नहीं आई है। मूल निवासी का मतलब होता है इस देश की 85% जनसंख्या, जिसमें ओबीसी भी हैं, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी समाज के लोग, ये सभी आते हैं, इसमें मूल निवासी हैं। लेकिन इनके उत्थान के लिए और इनके विकास के लिए कोई भी योजना नहीं बनाई गई, और जो योजनाएं बनाई गई वो हवाई साबित हुई है। SC ST कानून आज कितना प्रभावित है, कितने लोगों को उसके तहत सजा मिलती है, और समाज में अपराध कितना होता है, कितने लोग प्रताड़ित किया जाता है। मैंने अभी बताया कि 6 महिलाओं के साथ रोज बलात्कार होता है।
लेकिन एक को भी दंड नहीं मिल पाता है। इस तरह से हमें देखना चाहिए कि हमारी जनसंख्या अगर ज्यादा है तो हमारी सरकार भी होनी चाहिए, और हमारी सरकार जब होगी तभी हमें न्याय मिल पाएगा। इसके पहले न्याय मिल पाना मुश्किल है। और अपनी सरकार बनाने के लिए बहुजन समाज के लोगों को आगे आना होगा और उन्हें अपने राजनीतिक अधिकारों को समझना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना होगा, और जो सवर्णवादी मानसिकता हावी है इस देश पर, वो चाहे मंदिर मस्जिद के नाम पर हो, वो चाहे सांप्रदायिक दंगे भड़काने के नाम पर हो, वो चाहे मुसलमानों पर अत्याचार, उनका नरसंहार करने की बात हो, इसे हमें देखना होगा। और इन समस्याओं से निदान पाने के लिए संविधान के द्वारा बनाए हुए रास्ते पर चल करके हमें अपनी आजादी प्राप्त करनी होगी। अभी हमें आजादी नहीं मिली हुई है। राजनीतिक आजादी तो मिली है, लेकिन सामाजिक आजादी नहीं मिल पाई है, और इस सामाजिक आजादी को हड़पने वाले और कोई नहीं, यही 15% लोग हैं जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आमादा। तो साथियों, आज भी अगर कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनती है तो पहले उसका शुद्धिकरण किया जाता है, हिंदू धर्म के पाखंडों के अनुसार मंत्र का जाप किया जाता है, उसके सिर पर हाथ फेरा जाता है और उसे शुद्ध किया जाता है एक आदिवासी से, क्योंकि वो आदिवासी है और नीच है, म्लेच्छ है, नीची जाति की है। तो नीची जाति से ऊंची जाति में लाने के लिए या नीची जाति से राजनीतिक संवैधानिक पद पर बैठने के पहले ये लोग जो कर्म कुकर्म करते हैं, पाखंड करते हैं, इसको भी अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। आदिवासियों को भी समझने की जरूरत है, दलितों को भी, क्योंकि इसके पहले दलित समाज के ही रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे और उनका भी शुद्धिकरण किया गया था। एक बार नहीं, दो बार यहाँ शुद्धिकरण किया गया, तब उन्हें संवैधानिक पद पर बैठाया गया। तो हमारे देश की जो मनुवादी सरकार चल रही है, इसके रहते हुए आदिवासियों का, पिछड़ी जातियों का, दलितों का हित संभव नहीं है, क्योंकि इस सरकार का प्रमुख ही जब राम मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन करता है और काशी में जाकर के 750 करोड़ रुपए खर्च करके कॉरिडोर में मूर्तियों की स्थापना करता है और तमाम मुस्लिम मस्जिदों को हड़पने के लिए अपने लोगों को, साधु संतों को, हिंदू संगठनों को लगा देता है कि इन ताजमहल तक को, कुतुब मीनार तक को हड़प लो और इनकी संस्कृति को, इनकी सभ्यता को, सब कुछ मिटा दो। तो ऐसी सोच की सरकार जब तक है तब तक इस देश में न तो मुसलमानों का कल्याण हो पाएगा, न तो पिछड़ी जातियों का कल्याण हो पाएगा, और न जनजातियों का कल्याण हो पाएगा, और न अनुसूचित जातियों का। कुल मिलाकर के अल्पसंख्यकों और बहुजन समाज के 85% लोगों का कल्याण संभव नहीं है। तो इसके बारे में आज हमें प्रतिज्ञा लेनी होगी विश्व मूल निवासी दिवस के दिन कि हमें अपने अधिकारों के प्रति, अपने शिक्षा के प्रति, अपने समाज में जागरूकता के प्रति नई पहल करनी होगी, नई कोशिश करनी होगी। तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, तभी हमारा समाज सुधर सकता है, और तभी यूरेशिया से आए हुए ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के चंगुल से, उनके शिकंजे से हमें मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि इनके रहते हुए जब तक ये शासन में रहेंगे तब तक ये हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे और उसके लिए कुछ भी करने की, बलिदान देने की, बलिदान लेने की, मार डालने की, काट डालने की, नरसंहार करने की बात करेंगे। और 2025 के पहले इनका एजेंडा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। तो इस बात को बहुजन समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, जनजातीय समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए कि आज की मनुवादी सरकार से मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना है। जो अभी तक नहीं किया गया वो करना है, और जिन वजहों से हम पीछे रहे हैं उन वजहों को हमें दूर करना है, और आदिवासियों के गौरव को, जनजातियों के गौरव को, पिछड़ों, अति पिछड़ों के गौरव को, उन
उनको अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए, शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए, गरीबी रेखा के नीचे से ऊपर उबारने के लिए हमें बहुत कुछ करना बाकी है। और इस विश्व मूल निवासी दिवस पर हमें संकल्प लेना होगा कि हमें अपना हिस्सा प्राप्त करने के लिए, जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, उसी तरह से हमें भी कहना होगा, सोचना होगा और उसे कार्यान्वित करना होगा कि अपने हक, हिस्से, अधिकार को प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लोहा लोहे को ही काटता है। अगर इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से मूल निवासी समाज का उत्थान होगा। और ये जो बाहर से आए हुए ब्रह्मा के पुत्र, एक मुंह से पैदा हुआ, एक हाथ से पैदा हुआ, एक पेट से पैदा हुआ, और जबकि इस देश के ये रहने वाले भी नहीं है, इनके ब्रह्मा और 33 करोड़ देवी देवता यहां आकर के सवार हो गए और हमें ब्रह्मा के पैरों से निकाल दिया। हमारे देश में आए और अपने ब्रह्मा, विष्णु और 33 करोड़ को लेकर के आए और उनके पैरों से हमें पैदा कर दिए। क्या इस देश के मूल निवासी पहले से नहीं हैं? और अगर पहले से हैं तो पैर से कैसे पैदा हो गए? और दुनिया भर के मूल निवासी जितने हैं वो कहां से पैदा हुए हैं? मुंह से पैदा हुए हैं, हाथ से पैदा हुए हैं, पेट से पैदा हुए हैं। आज तक इन अंगों से कोई बच्चा पैदा हुआ है? और अगर पैदा भी करने की बात तुम कर रहे हो कि पैदा हुई है, तो उनका बाप कौन है? जाहिर है कि ये मनुवादी संस्कृति, ब्राह्मणवादी संस्कृति के को अगर तर्क के नजरिए से, विज्ञान के नजरिए से देखना चाहेंगे तो आपको 0 सन्नाटा ही नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक शोषेबाजी है हिंदू धर्म। और जितने भी मूल निवासी हैं ये हिंदू नहीं है। संविधान में लिखा हुआ है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि मूल निवासी हिंदू नहीं है। और जो हिंदू मानते हैं वे अशिक्षित हैं, गंवार हैं, उनको नहीं पता है कि वे क्या हैं। और अभी भी हमारे समाज में, खास करके पिछड़ी जातियों में, सभी जातियों में अपने को हिंदू मानने की और जय श्री राम बोलने की प्रथा चल पड़ी हुई है। ये नहीं समझते हैं मौर्य वंश के हम हैं। हमारा वंश का हिंदू धर्म से कोई नाता नहीं रहा है। अगर कोई नाता रहा है तो बौद्ध धर्म से रहा है। तो आज हमें अपनी संस्कृति को समझना होगा, अपने अतीत को समझना होगा, अपने वर्तमान को समझना होगा और अपने अतीत और वर्तमान के आधार पर अपने भविष्य का निर्धारण करने के लिए, सुखद भविष्य का निर्धारण करने के लिए सोचना होगा। विश्व आदिवासी, विश्व जनजातीय, विश्व मूल निवासी दिवस पर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक पहुंचे, मूल निवासियों तक पहुंचे, इस समाज के, बहुजन समाज के लोगों तक पहुंचे और उनके अंदर चेतना आए। बहुत बहुत धन्यवाद।